जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम 25 मई 2021 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मई 2021 में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है राजेश बंसल साहब की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अब अगर आपको याद हो तो पिछले साल दिसंबर 2020 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आरबीआई के द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की गई थी। और उस समय जो इन्फोसिस कंपनी के आपके सह संस्थापक थे जिनका नाम है क्रिस गोपालन, इनको इसके बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो अभी इसी बोर्ड के द्वारा राजेश बंसल की यहाँ पर सीईओ के रूप में नियुक्ति की गई है। अच्छा, जोस कट्टूर का नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि अभी आरबीआई के ये कार्यकारी निदेशक बने हैं, तो इसलिए इनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको इसका मिल जाएगा मुंबई में। वर्तमान में इसके 25वें नंबर के गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास। और अभी आरबीआई के एक नए डिप्टी गवर्नर भी बने हैं इसी महीने में, उनका नाम है टीबी शंकर। तो इन सभी के नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का आपको बेनिफिट क्या होगा, तो यहाँ पर डेली मेरी 3:30 बजे एक क्लास होती है जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए होती है। इस क्लास की खास बात क्या है, तो इसकी खास बात यह है कि इसमें हम लोग 60 आपके प्रश्न डिस्कस करते हैं, जिसमें जो साइंस और जीके के प्रश्न होते हैं वे आपके ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं। और ग्रुप डी में जिस प्रकार के करंट अफेयर पूछे जाते हैं उसके आधार पर हम लोग 2020 और 21 के करंट अफेयर के प्रश्नों को भी करते हैं। तो अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो इससे बेहतर क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप लोग एक बार क्लास ज्वाइन करके देख सकते हैं। बस सिंपली आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है, उसके बाद में आपको रेलवे कैटेगरी आपको चूज करनी है। उसके बाद में जब आपसे कोड पूछा जाए तो KB10 वहां पर कोड यूज करना है। इसके साथ साथ अगर आप लोग NTPC CBT2 इसके साथ साथ ग्रुप डी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अभी 26 मई से आपके ग्रुप डी और CBT2 एग्जाम के लिए नए बैच की शुरुआत हो रही है जिसमें आपको बेस्ट टीचर देखने को मिलेंगे। तो इनके जरिए आप लोग अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। बस सिंपली आपको यूज़ करना है कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप लोग लाइव क्लास भी देखते हैं तो उससे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप लोग कोड यूज़ करेंगे KV10 तो इस पर आपको मेरी तरफ से भी 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेसिंग का जो खिताब है वह किसने जीता है। तो ये अभी जीत लिया है मैक्स वर्स्टप्पन ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा इस बार लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीता है, मैक्स वर्स्टप्पन ने इसका खिताब जो है वह पहली बार जीता है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो रेडबुल टीम के आपके हैं मैक्स वर्स्टप्पन जिन्होंने पहली बार इसका खिताब जीता है। वहीं पर अगर हम लोग 7 बार के विश्व चैंपियन बात करते हैं लुइस हैमिल्टन की तो ये इसमें रहे हैं 7वें स्थान पर। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक नाम आपको यहाँ पर मिलेगा बेजान दारूवाला का। तो कौन है ये, इनके बारे में अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के सदस्य के रूप में यहाँ पर किसको चुना गया है। तो याद रखिएगा असम राज्य के जो वर्तमान में सीएम हैं वे यहाँ पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर इसके नए सदस्य के रूप में चुने गए हैं। बाकी एन रंगास्वामी का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि ये पुडुचेरी के नए सीएम बने हैं। MK स्टालिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अभी तमिलनाडु के नए सीएम बने हैं DMK पार्टी से। और नरेंद्र बत्रा के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि एक बार फिर से जो आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसके ये अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। तो इन सभी के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। बाकी अगर हम लोग हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो भारतीय बैडमिंटन संघ है उसके भी इस समय ये अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा जो आपका BWF है यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है इसके सदस्य के रूप में अगले 5 सालों के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। बात करते हैं BWF की तो मुख्यालय आपको मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में मिलेगा और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं पॉल एलिक होयर लार्सन।
अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2021 के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जो पुरस्कार है इसे अभी जीत लिया है जेन गुडाल ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग आगे बात करें उससे पहले इन नामों के बारे में भी जान लीजिए। जैसे कि शकुंतला हरक सिंह की बात करते हैं तो वर्ल्ड फूड प्राइज इन्होंने इस साल जीता है। एनी लैक्टन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिलिप के साथ में मिलकर के इन्होंने इस साल का जो प्रिट्जकर पुरस्कार है उसको जीता है। और मारिया रेसा के बारे में मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को के द्वारा जो यहाँ पर गिलर्मो बेदोयो पुरस्कार दिया जाता है प्रेस के क्षेत्र में, वह पुरस्कार जीता है मारिया रेसा ने। अब टेम्पल्टन पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर जॉन टेम्पल्टन के द्वारा 1973 में इसको स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार का मुख्य रूप से उद्देश्य होता है कि ऐसे लोग जो कि साइंस का उपयोग करते हैं, मानव जाति के ब्रह्मांड में क्या अस्तित्व है उसके क्षेत्र में काम करने के लिए, या हमारे मानव जाति का क्या स्थान है उसके बारे में पता लगाने के लिए ऐसे लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। बात करते हैं जेन गुडाल की, तो इन्होंने 1960 के दशक में चिंपैंजियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया था, यानी कि रिसर्च वगैरह किया था, तो उसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। आप ये फोटो भी देख सकते हैं कि जेन गुडाल एक चिंपैंजी के साथ में है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 यहाँ पर जेन गुडाल को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में जो आपके एफडीआई की लिमिट है इसको बढ़ा करके कितने प्रतिशत किया है। तो याद रखेंगे पहले यहाँ पर एफडीआई की लिमिट थी 49%, अब इसको बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल जो हमारे यहाँ पर डिफेंस सेक्टर है उसमें भी एफडीआई को 49 से बढ़ा करके 74% किया गया था। तो दोनों डेटा आपको यहाँ पर याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर किया क्या गया है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल 2015 है इसमें संशोधन किया गया और इस संशोधन के जरिए यहाँ पर एफडीआई को 49% से बढ़ा करके 74% किया गया है। अच्छा, 2015 में जब ये रूल आया था तो उस समय जो एफडीआई थी उसको 26% से बढ़ा करके 49% किया गया था। वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त और कारपोरेट मामलों की जो मंत्री हैं उनका नाम है यहाँ पर निर्मला सीतारमण। अच्छा, एक टर्म आपके सामने आया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है। तो बस टेक्निकल चीज़ों के ऊपर आप ध्यान मत रखिए, बस इतना आपको याद रखना है कि जब भी कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में किसी कंपनी में निवेश करता है और वह इसका शेयर परचेज करता है, यानी कि कंपनी में उसकी आ जाती है हिस्सेदारी, तो उसे हम लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसी प्रकार से एक आपका होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें हिस्सेदारी नहीं होती है, यानी कि एफडीआई में आपकी हिस्सेदारी हो जाती है लेकिन इसमें वह व्यक्ति सिर्फ प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करता है। तो ये दो प्रकार के इन्वेस्ट होते हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। मई 2021 में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है नेहरू, तिब्बत और चीन, तो इसके लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है एएस भसीन ने, यानी कि अवतार सिंह भसीन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो बस इस पुस्तक के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि एएस भसीन ने इसको लिखा है। 1949 में जब चीन आज़ाद हुआ था तो उसकी बाद की घटनाएं इसमें शामिल की गई हैं, जैसे कि 1951 में जो उसने 17 सूत्रीय अपना एजेंडा रखा था तिब्बत के लिए। 1959 में किस प्रकार से उसने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया था। 1962 में किस प्रकार से आपका युद्ध हुआ था चीन के साथ में हमारा। तो इन सभी घटनाओं को यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में प्रकाशित पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, इसके लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है शिव शंकर मेनन ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस पुस्तक की बात करते हैं तो पहले तो आपको इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। शिव शंकर मेनन साहब की बात करते हैं तो हमारे देश के ये पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। इसके अलावा पीएम के ये पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं। उन्हीं के द्वारा ये किताब लिखी गई है और इस किताब में भी ये बताया गया है कि चीन ने किस प्रकार से तिब्बत के ऊपर कब्जा किया था, उसके बाद में भारत और चीन के किस प्रकार के संबंध रहे हैं और यहाँ पर एशिया की जियोपॉलिटिक्स किस प्रकार रही है, उसके ऊपर इन्होंने किताब लिखा है। तो याद रखिएगा इस किताब को लिखा है शिव शंकर मेनन ने। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो ये जो दिवस है ये अभी आपका मनाया गया है 23 मई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो हमारे कछुए होते हैं उनके विलुप्ति के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, या फिर जो उनका यहाँ पर आवास विलुप्त हो रहा है उसके विलुप्ति के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, यानी कि
आवास वगैरह की रक्षा की जाए, तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो वर्ष 2000 में इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई थी और टर्टल्स रॉक ये इस बार का विषय है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में भारत जैव विविधता पुरस्कारों में किस राज्य के बीएमसी ने पुरस्कार अभी जीता है? तो यहाँ पर जो इंडिया बायो डायवर्सिटी अवार्ड्स है, इसमें आपके अरुणाचल प्रदेश के बीएमसी ने पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब अरुणाचल प्रदेश की एक बीएमसी है जिसका नाम है सेरेगांव जैव विविधता प्रबंधन समिति, यानी कि सेरेगांव बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो इसको यहाँ पर अभी जो हमारी वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है बाबुल सुप्रियो, उनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। अच्छा, किस अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया है? तो अभी आप सभी को पता होगा कि 22 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया था, तो उसी अवसर पर इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने? तो याद रखिएगा, एशिया के सबसे धनी व्यक्ति का जो खिताब है वह फरवरी 2021 में मुकेश अंबानी ने अपने पास कर लिया था। पीछे इन्होंने किसको किया था? तो चीन के जो बिजनेस टाइकून है जिनका नाम है जोंग सनसेन, इनको इन्होंने कर दिया था पीछे। अब जोंग सनसेन को गौतम अडानी ने भी पीछे कर दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में जो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं वे हमारे देश भारत से हैं। एक तो आपके हैं मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के हैं, और दूसरे हैं गौतम अडानी जो कि आपके अडानी समूह के हैं। बाकी अगर हम लोग टॉप 3 की बात करते हैं तो अमेजन कंपनी के जेफ बेजोस ये पहले स्थान पे हैं, एलोन मस्क जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक हैं ये दूसरे स्थान पे हैं, और बर्नार्ड अर्नॉल्ट ये रहे हैं तीसरे स्थान पर। मुकेश अंबानी की रैंक आप ध्यान रखेंगे ये 13वें स्थान पर रही हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में कोच ओपी सिंह भारद्वाज का निधन हुआ, तो ये आपके किस खेल में पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रहे थे? तो ये हमारे मुक्केबाजी के कोच थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं ओपी सिंह भारद्वाज जी। 1968 से 1989 तक राष्ट्रीय स्तर पर ये हमारे कोच रहे थे। काफ़ी सारे पदक इन्होंने कॉमनवेल्थ वगैरह में दिलाए भी थे हमारे देश के खिलाड़ियों को, और 1985 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला था। तो अभी इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में NCPCR द्वारा किस नाम से बच्चों के मेंटल हेल्थ सपोर्ट की शुरुआत की गई? तो इसका नाम है यहाँ पर संवेदना, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। NCPCR की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसका पूरा नाम है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इसके द्वारा अभी संवेदना नाम से एक टेली काउंसलिंग सुविधा की शुरुआत हुई है, यानी कि अगर किसी बच्चे को मेंटल हेल्थ की समस्या है तो उसके लिए एक नंबर जारी किया गया है और उसके ऊपर फ़ोन करके वह यहाँ पर अपनी समस्या का निवारण करवा सकता है। संवेदना का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। तो नाम इसका काफ़ी बड़ा रखा गया है, बस शॉर्ट फॉर्म आप लोग याद रखेंगे कि संवेदना इसका नाम है। तो इस प्रकार से आज के जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब आइए कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि जाइलो हिल स्टेशन आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि गणित के क्षेत्र में जो हाबिल पुरस्कार दिया जाता है ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। अगला प्रश्न था कि अल्बर्ट हॉल संग्रहालय आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको मिल जाएगा जयपुर में। अगला प्रश्न था कि निर्मल खिलौने के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो अगर हम लोग निर्मल की बात करते हैं तो ये आपका एक टाउन है तेलंगाना में, तो तेलंगाना राज्य इसके लिए प्रसिद्ध है और इन खिलौनों को GI टैग भी मिला हुआ है। आखिरी प्रश्न था कि खारची पूजा जो त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपके त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि इंटेल कंपनी के वर्तमान CEO कौन है? दूसरा प्रश्न है कि एडोबी कंपनी के वर्तमान CEO कौन है? तीसरा प्रश्न है कि IBM कंपनी के वर्तमान CEO कौन है? और चौथा प्रश्न है नोकिया कंपनी के वर्तमान CEO कौन है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पर मेरी क्लास अटेंड नहीं की है तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि अगर आपको ग्रुप डी एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है या फिर ग्रुप डी का एग्जाम अच्छे से देना है तो आप लोग कम से कम एक बार क्लास में जरूर आएँ।
क्लास अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो फिर आप लोग छोड़ भी सकते हैं, लेकिन एक बार क्लास आप लोग ज्वाइन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।